हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी तक आपने सुना होगा कि प्रीलिम्स के अंदर बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें मेंस के अंदर भी होती है। अभी हम लोग करेंगे, इससे मेंस आसान हो जाएगा। और स्पेशली ये बात की जा रही है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के अंदर मेंस का सिलेबस थोड़ा कम है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट हैं। यहां पे जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको आप हर सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल के साथ यहां मैं अभी आपको बता दूंगा, तो उससे समझ में आएगा कि इन चीजों को, और इसको जब आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये काम ही आना है, ये काम भी आएगा, आपकी चीजों को आसान भी करेगा और अच्छा स्कोर भी देगा। अब यहां पे एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं। ट्राइबल मूवमेंट भी हुआ है, पीजेंट यानी किसान आंदोलन भी हुआ है, नेशनल आंदोलन 1857 से उठा लीजिए 1942 तक के आंदोलन हुए हैं। तो कुछ कॉमन पॉइंट है जो आप निकाल के रख सकते हो, जो आपके हेडेक को कम कर सकता है। एक देखते हैं एक बार। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग को छोड़िए, यहां पे लिखा हुआ है किसी भी आंदोलन के, कोई भी जो आंदोलन, उसके स्टार्ट होने का रीजन क्या क्या हो सकता है। पॉलिटिकल, बहुत आसान लग रहा होगा, अभी और आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन, सोशल रीजन, रिलीजियस रीजन, हो सकता है कि वहां पे तात्कालिक कारण भी हो जाए, हो सकता है कि इमीडिएट रीजन भी कोई हो, सैन्य कारण भी हो सकता है। ये सारे रीजन, यानी कोई भी आंदोलन 1857 को उठाइए, या स्वदेशी मूवमेंट उठाइए, या असहयोग आंदोलन उठाइए, वहां भी आपको इकोनॉमिकल रीजन मिलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इकोनॉमिक क्राइसिस थी। अगर 1857 को ही उठाते, वहां इकोनॉमिकल रीजन था, टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, या जो सैलरी को लेकर था वहां भी दिक्कत था। तो ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट है, अगर आपको हो सकता है कोई भी ऐसा मूवमेंट। और यही नहीं, ट्राइबल मूवमेंट में चले जाइए, ट्राइबल मूवमेंट में चली जाइए, वहां पर भी रीजन है। आर्थिक, जो उनका महाजनी सिस्टम था, खुदकुटी प्रथा हटा दिया था, टैक्स इंपोज कर दिया था। सामाजिक, उनका जो सोशल कल्चर था उसमें उंगली कर रहे थे। ईसाई लोग जाके, रिलीजियस प्रॉब्लम, ईसाई लोग जाके जो जनजाति का अपना कल्चर है उसको डिस्टर्ब करके अपना उसके अंदर इंपोज करना चाहते थे, ठीक है। और इमीडिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉलिटिकल रीजन तो है ही है, क्योंकि सारे एरिया को, सारा जो फॉरेस्ट एरिया था उसको मिला लिया। यही कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में भी आएगा, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे आ जाएंगे इस तरह से। अब आगे देखिए, यहां पे कोई भी आंदोलन अनसक्सेस हो जाता है, क्या कारण हो सकता है। किसी कुछ यहां से पॉइंट जो आप निकालोगे वो यूनिवर्सल पॉइंट होगा। तो यूनिवर्सल पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे आंदोलन है, असफल कैसे हो जाता है, कोई भी आंदोलन क्यों असफल होगा। हो सकता है वो आंदोलन एक सीमित क्षेत्र में फैला हो, 1857 किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन को भी कह सकते हो कि पूरे उस तरह से भारत में नहीं फैला। दूसरा, विद्रोहियों के पास सीमित साधन, बहुत सारा जो ट्राइबल मूवमेंट है वहां विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे। 1857 में भी, जहां पे एक तरफ एनफील्ड राइफल था, इनके पास सीमित साधन थे। या कोई भी मूवमेंट उठा लीजिए, मध्य वर्ग की उदासीनता, गांधी एरा के बाद हटा दीजिए, उसके पहले जो जहां पे हिंसा, वायलेंस ज्यादा था, मध्य वर्ग वहां पे नहीं थे। उसके अलावा सामान्य योजना या मजबूत संगठन, गांधी जी के बाद और उसके पहले के आंदोलन में आप इसको फिट कर सकते हैं। मजबूत संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का अभाव था, कहां, ट्राइबल में भी, किसान में भी 1857, या स्वदेशी मूवमेंट में भी कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा यह भी ऑप्शन कहीं हो सकता है, क्रांति समय पे नहीं स्टार्ट हुआ, कोई प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ, एग्जाम्पल दिया जा सकता है, 1857 ही एग्जाम्पल है। उसके अलावा विद्रोहियों के कुशल नेतृत्व का अभाव। अब जो ट्राइबल मूवमेंट है, जनजातीय मूवमेंट है, और स्टार्टिंग के गांधी एरा के पहले के जो मूवमेंट है वहां पे इंक्लूडिंग 1857, वहां पे कुशल नेतृत्व नहीं है, जबकि ब्रिटिश सेना के अंदर सेनापति है। तो कैसे वो ट्राइबल मूवमेंट या किसान आंदोलन या छोटे मोटे आंदोलन कैसे टिक पाएगा, नहीं टिक पा रहा था। निश्चित उद्देश्य का भी अभाव था, क्या टारगेट था। अब अगर जनजाति की बात करें, किसान की बात करें, या गांधी एरा के पहले के आंदोलन की बात करें, वहां इसको लेके कंफ्यूजन था। राष्ट्रीय एकता का भाव क्लियर है, अनेक भारतीय राजा और जमींदार के द्वारा अंग्रेजी सहायता देना,
ये तो लगातार चलता ही रहा था। जो राजा और जमींदार थे वो ब्रिटिश सरकार को मदद करते थे, अनसक्सेस हो जाता था हमारा आंदोलन। तो कुछ ये कॉमन पॉइंट है जो जहां पे जरूरत हो वहां फिट कीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, नंबर आपका नहीं घटेगा, कभी नहीं कर सकता। एक एग्जांपल मैंने ये, अब देखो किसी भी आंदोलन का इंपॉर्टेंस क्या है, यहां इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, आप देखिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो कोई भी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट हो, 1857 हो, इवन ट्राइबल मूवमेंट ही क्यों ना हो, आप ये लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर, जनजातियों के अंदर, किसानों के अंदर राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। हर एक आंदोलन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को और अधिक मजबूत किया। आंदोलन के दौरान कई कई राजनीतिक पद्धति जैसे बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, इन सबको अपनाया गया। उसके बाद यहां पे ये कह सकते हो व्यापक जन भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया, यानी कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहा था वहां लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता गया। ये क्या है, किसी भी आंदोलन का इंपॉर्टेंस आप दिखा सकते हैं। अब आपको लग रहा हो कैसे जनजाति आंदोलन में कैसे फिट करें ट्राइबल मूवमेंट में। ट्राइबल मूवमेंट भी जब समाप्त होता है तो आप कहोगे क्या ये तो टोटली अनसक्सेस कर गया, तो कहेंगे नहीं, ये टोटली अनसक्सेस इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। क्या है इंपॉर्टेंस? क्योंकि इसने अंग्रेजों के प्रति जो भय था उसको दूर किया। इसने मैंने इसने जो है आगे आने वाले मूवमेंट के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। तो इस तरह से आप ट्राइबल मूवमेंट, किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन को प्रूफ कर सकते हैं, यहां से पॉइंट्स उठा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा देशवासियों के अंदर अंग्रेजों के प्रति जो भी भय था, डर था, वह दूर हो गया और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। ट्राइबल मूवमेंट में भी आप कह सकते हैं उनके अंदर भी अंग्रेजों के प्रति डर दूर हुआ और किसी भी स्टेज में लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया। अब संवैधानिक साधनों की जगह बहिष्कार, जन आंदोलन आदि का सहारा लेना शुरू कर दिया। जहां जरूरत होता है फिट कीजिए। भविष्य के आंदोलन की नींव रखी। हर एक मूवमेंट, हर एक आंदोलन में ये पॉइंट जाएगा और कोई नहीं काट सकता है इसको। कई रचनात्मक कार्यक्रम किए गए, डाल सकते हो, और लोगों में बिलीव करवाया कि वो भी आजाद हो सकते हैं। विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति, ये सारी चीजें। अब कोई भी आंदोलन की सीमा होती है, एक सीमा होती है। क्या सीमा हो सकती है? आंदोलन में धार्मिक तत्वों का समावेश ट्राइबल मूवमेंट के फीचर ही है। अंधविश्वास, इसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट हुए, वहां पे गंगा जल में शपथ लेना, मंदिरों में शपथ लेना, राजा राम मोहन राय सूर्यनाथ बैनर्जी ने भी इसको करवाया। तो ये सब क्या है? धार्मिक आंदोलन को पुट किया गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बढ़ती। धार्मिक प्रतीक और नारों का प्रयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। जहां भी जरूरत है फिट कीजिए। मुख्यतः शहरी क्षेत्र के निम्न वर्ग तक सीमित, ये अकॉर्डिंग टू वो डाल सकते हो। ये सीमाएं थी। सीमाएं और क्या हो सकती है? सीमित क्षेत्र में जो असफलता वाला जो स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने पॉइंट, वो आप यहां पे डाल दीजिए और सीमा उसको बता दीजिए कि सीमित क्षेत्र में फैला, सारे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था, इवन राजा और जमींदार भी आंदोलन दबाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से थे। इस तरह से हमारे पास उतने कुशल लीडर नहीं थे, एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये आंदोलन सीमित हो गया। अब किसी भी आंदोलन का सोशल बेस क्या होगा? किसी भी आंदोलन का सोशल बेस, सामाजिक आधार क्या होगा? किसान, मजदूर, व्यापारी, ठीक है, उसके अलावा महिलाएं, छात्र, ठीक है। उसके बाद अगर कास्ट पे जाएंगे तो हिंदू मुसलमान का क्या पार्टिसिपेशन है, मुसलमानों का खासकर है कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब, फिर से स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टोटल हर एक राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात जब करोगे तो अनसक्सेस क्यों करेगा? कहीं ना कहीं लीडरशिप का लैक, कहीं ना कहीं बेहतर ऑर्गेनाइजेशन की कमी, कहीं ना कहीं बेहतर कुशल जो है सैनिक योद्धा की तरह हमारे लीडर नहीं थे कहीं ना कहीं। उसके अलावा विद्रोही जो थे वो विद्रोही के पास सीमित साधन होना, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाना, राष्ट्रीय एकता का अभाव होना, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कहीं भी आप डाल सकते हो और वो गलत नहीं होगा। आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण सिंपल है, आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आंदोलन का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस जो ये है वो तो आप दिखा ही देंगे। मतलब आंदोलन ने एक नई दिशा दी, या जैसे मान लो असहयोग आंदोलन की बात करें, आंदोलन तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री से आगे। तो इस तरह से कोई भी नेशनल मूवमेंट है जहां से अधिकतर सवाल आता है, उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। ये कॉमन पॉइंट्स इस तरह के और भी जगह लागू होगा, ऐसा नहीं सिर्फ यही लागू होगा,
और भी जगह लागू होगा, और भी सब्जेक्ट में होगा। मैंने एक एग्जाम्पल बताया है आपको कि आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ और हम लोग हिस्ट्री के बाहर जाके देखते हैं। हिस्ट्री के बाहर जैसे एक चीज और है, यहां पे थोड़ा सा और देखिए, ये है ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन। क्यों हुआ? ब्रिटिश आर्थिक नीति और किसान आंदोलन भी इसी कारण हुआ। जमींदार और महाजन की व्यवस्था, किसान आंदोलन का भी कारण था। रेवेन्यू चुकाने में असमर्थ होने के कारण किसानों को भी जमीन से बेदखल किया जा रहा था। जनजाति का परंपरागत अधिकार हनन हो रहा था। ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी वो किसानों के लिए भी खराब थी, ब्रिटिश जनजातियों के लिए भी। ईसाई मिशनरी द्वारा जनजाति के रीति रिवाज पे दिक्कत किया जा रहा था। बड़ी संख्या में बेगार करवाई जा रही थी। जमींदारों के द्वारा भी किसानों से बड़ी संख्या में बेगारी करवाई जा रही थी। तो ये सारा ब्रिटिश मुक्त व्यापार अपनाने के कारण हस्तशिल्प उद्योग का जो था उसका विनाश हो गया। यहाँ पे अब देखो, जनजातीय आंदोलन का स्वरूप किसी में भी फिट होगा। कैसे? जनजातीय आंदोलन का स्वरूप स्थानीय था, राइट? स्थानीय था। स्टार्टिंग 19वीं सदी के पहले का किसान आंदोलन भी लोकल इशू को लेकर था। मुद्दे और उसमें भाग लेने वाले लोग काफी लोकल थे। जनजातीय आंदोलन बहुत ही हिंसक था। 19वीं सदी के पहले का किसान आंदोलन भी उतना ही हिंसक था। इसकी शुरुआत बहुत तेज होती थी, अचानक सब जमा हुए और स्टार्ट कर दिए। इनके पास आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का कोई ठोस आधार नहीं था, चमत्कारी शक्ति पर विश्वास। अब ये कहां नहीं फिट होगा आप बता दो? हर तरह के ट्राइबल मूवमेंट में ये फिट हो जाएगा। इवन 19th सेंचुरी के पहले का जो किसान आंदोलन वहां पर भी ये फिट होगा। अनसक्सेस क्यों कर गया? क्योंकि विद्रोह अचानक, कोई ठोस प्लानिंग नहीं, तो केंद्रीय योजना का अभाव, लड़ने वाले जो हथियार थे तीर कमान लाठी जैसे थे, और ब्रिटिश सेना के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन आधुनिक हथियार था। अंधविश्वास भी था। तो कुल मिलाकर इससे चीन की आंदोलन फ्लॉप कर जा रही थी। समझ में आ रहा है? फ्लॉप कर जा रही थी। ये एक और पॉइंट है जो आप नोट करके रख सकते हैं, वो ये है कि क्या असहयोग आंदोलन, इस तरह का जो नेशनल मूवमेंट था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्या टोटली असफल हो गया? ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप जब फाइनल कंक्लूड करेंगे तो लिखेंगे नहीं, किसी भी मूवमेंट में लिखिए कि अगर सिर्फ आंदोलन के रिजल्ट को देखा जाए तो बेशक इस आंदोलन को हम असफल कहेंगे, लेकिन इसके और भी पक्षों को अगर देखा जाए तो आंदोलन का असफल कहना गलत हो जाएगा, पूर्णतः असफल कहना गलत होगा, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का विकास किया, लोगों के अंदर अंग्रेजों का जो भय था वो दूर किया, आगे आने वाले आंदोलन के लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की। इस तरह की बातें आप वहां पे कह सकते हैं। तो ये सारा चीज है। अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर एक हिस्ट्री से हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहे हैं। आप सोचिए कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के अंदर मुश्किल लगता है ना? कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी 50 साल पहले क्या चल रहा था, आज क्या चल रहा है, दोनों में से क्यों लाया गया? कोई भी योजना क्यों लाया जाता है? सिंपल सी बात है। तो क्यों लाया जाता है उसको देखते हैं। कोई भी योजना जो लाने का कारण है वो है आर्थिक समृद्धि, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात की जा रही है। जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए एक पॉजिटिव माहौल, सकारात्मक माहौल, किसी भी प्लान में, वो स्टार्टिंग का 5 ईयर प्लान हो या कोई भी स्टेप सरकार के द्वारा उठाई जा रही, इसी के लिए उठाया जा रहा होगा ना। दूसरा, अब जो उस समय लिबरलाइजेशन किया गया तो अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त करना, आज भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आज भी विदेशी निवेश और तकनीक को बढ़ावा देना, आज के भी योजना का या सरकार के स्टेप का इकोनॉमिक्स के अंदर। औद्योगिक विकास के प्रतिरोध, जो भी बैरियर्स हैं उसको दूर करना, उद्योग के सभी क्षेत्र का निष्पादन यानी उसका जो रिजल्ट है उसको सुधारना या आउटपुट सुधारना, संसाधन जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसका अनुकूलतम उपयोग, कहीं भी डालिए काम करेगा। स्वस्थ औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, अभी भी चलेगा। समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा पॉइंट है जिसको कहीं भी डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हैं। गरीबी वाले में कोई भी योजना के अंदर किसी को अगर जीवन बीमा की जा रही है, किसी के एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वहां भी आप इसको डाल सकते हैं। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, आधुनिकीकरण, अब ऐसा इसमें से कौन सा प्रोग्राम है जिसको आप नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे? अभी की योजना के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान उठा के देख लीजिए, वहां पे इसके बहुत सारे पॉइंट्स अभी भी सीधे सीधे फिट होंगे। उसके बाद गरीबी दूर करना, गरीबी बेरोजगारी दूर करना, ये सारा। अब कोई भी योजना जो होगा, कोई भी जो कार्यक्रम होगा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा, सकारात्मक रिजल्ट उसका क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा, आत्मनिर्भरता आएगी,
पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, सिंपल है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर में सुधार आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो तरह का होता है, एक होता है सोशल और एक होता है फिजिकल। तो वो इन्वेस्टमेंट के हेतु सकारात्मक माहौल अभी के लिए भी। सर्विस सेक्टर में वृद्धि, चलिए ठीक है। गरीबी बेरोजगारी को एक सीमा तक दूर किया जाएगा। अगर योजना सक्सेस हो गया तो गरीबी बेरोजगारी एक सीमा तक दूर होगी। आयात प्रतिस्थापन यानी आयात को रोकना, निर्यात को बढ़ाना, ये हमारा मकसद है। और भारत की जीडीपी में वृद्धि होगी। सिंपल सा है, इसको अगर आप कहीं भी नोट करके रख लेंगे तो ये आपको काम आ जाएगा। उसके अलावा यहां पे ये लिखा निगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है, क्या निगेटिव इंपैक्ट होगा। अब हो सकता है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फैक्ट्री किसी एक ही तरफ लगती जा रही है, जिससे जो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होके डिसबैलेंस ग्रोथ हो जाए, जिसके कारण समस्या हो जाए। पूंजी गहन, हमारे यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाए, फोर्स बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर, यानी श्रम बल के जगह पे, लेबर की जगह पे अगर कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी तो फिर वहां बेरोजगारी में दिक्कत होगी। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बाद भी जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। समावेशी विकास, वहां लिखा था, यहां अभाव, अगर फेल कर रहा है, निगेटिव हो गया तो अभाव हो जाएगा। और पैसे का यानी धन का कंसंट्रेशन या संकेंद्रण कुछ ही जगह पे होगा। अब कोई भी योजना क्यों फेल करता है, कोई भी योजना तब फेल करता है जब क्लियर योजना, जो प्लानिंग है उसका अभाव है, सुधार लागू करने के पहले प्रॉपर तैयारी नहीं की गई है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही टाइप के वर्ड्स आप लिख के रख सकते हैं। अब देखो यहां तक तो ठीक है, लेकिन कोई भी योजना को सफल कैसे बनाया जा सकता है ये भी देखा जा सकता है ना। कोई भी प्लान इकोनॉमिक्स के अंदर आता है या कोई भी सरकार प्लान लेके आती है, कोई भी जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कोई भी प्लान आ रहा है, कोविड ही क्यों ना आ रहा हो अभी, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सुधारों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद आधारभूत संरचना का विकास, अभी कोविड पे आपसे पूछ दे, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है उस पे पूछ दे, बोलेंगे ना आधारभूत संरचना का हमारा विकास नहीं हो रहा है, उसको करना है अगर सक्सेस करना है कोई भी प्लान। तो पूंजी प्रधान विकास की जगह श्रम प्रधान, हमारे पास अगर कोविड के कारण समस्या आ गई है तो कैपिटल बेस्ड ग्रोथ की जगह पे हम लेबर बेस्ड ग्रोथ को पर ध्यान दें, यह भी कहा जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, भारतीय ग्रामीण व्यवस्था को विकसित करना है। अभी अगर कोविड की ही बात कर लें तो क्या ग्रामीण व्यवस्था विकसित करनी पड़ेगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता करनी पड़ेगी। अभी अगर ग्रोथ करना है या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो विकास को मानव कल्याण से जोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, तो ये वो पॉइंट्स है जो आप रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये यहां पे ज्यादा नहीं करना है, यहां पे बस ये मैंने दिखा दिया है। जैसे कोई भी लैंड रिफॉर्म होता है, कोई भी लैंड रिफॉर्म हुआ होगा, हो रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि जो भी मिडिल मैन है उनको हटा दिया जाए और ट्राइबल का हित किया जाए, किसान और सरकार के बीच में डायरेक्ट समस्या आ जाए, डायरेक्ट रिलेशन हो जाए। मुझे यहां देखना है कि इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल पूछता है, क्या समस्या है, यहां पे कॉमन पॉइंट्स है, आप डालिए उसको। क्या समस्या है, हरित क्रांति के कारण समस्या हो गई, कुछ एरिया में जहां पे हरित क्रांति का फायदा हुआ वहां वो लोग धनी हो गए, लेकिन साथ में समस्या क्या होगी कि जमीन की जो फर्टिलिटी थी वो समाप्त हो गई, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ गया। दूसरी तरफ जहां नहीं हुआ वहां इम्बैलेंसेस है, और देशों की अपेक्षा न्यून उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी हमारे यहां बहुत कम है, जनसंख्या पे बहुत दबाव है, भारतीय कृषि मानसून पे अभी भी बहुत हद तक डिपेंडेंट है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा जैसी चीजें आती रहती है, कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अपर्याप्त इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना नहीं आ रहा है, कृषकों के मध्य अशिक्षा, ये भी है, अनएजुकेशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद सरकारी योजना की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, सब अभी भी चल रहा है। कृषि उत्पाद हेतु पर्याप्त जो विपणन है वहां पे दिक्कत है, यानी आफ्टर एग्रीकल्चर या पोस्ट एग्रीकल्चर जो समस्या है वो है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के सेक्टर में लोन लेना भी एक समस्या है, और वो भी खासकर किस माध्यम से, औपचारिक माध्यम से लोन लेना, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ये सब वो समस्या है। अब जब ये समस्या है तो सुधार क्या होगा, जो समस्या है वही तो सुधार होगी, मतलब किसानों में एजुकेशन बढ़ा देंगे, शिक्षा वाली समस्या दूर, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटल माध्यम का यूज करेंगे, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, मानसून पर निर्भरता कम हो जाएगी, जोत का जो आकार छोटा है उसको चकबंदी लगाकर उसको ठीक कर लेंगे,
जो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके खेत को खराब किया गया है, बायो फर्टिलाइजर का यूज करके अब ठीक कर लेंगे, प्रोडक्टिविटी भी हम बढ़ा लेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे सीड, हाई वैरायटी का सीड, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, लोन देना किसके, बैंकों के तहत, तो वो सारी चीजों को सुधार लेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन पे कंट्रोल ताकि प्रेशर कम हो। एग्रीकल्चर से संबंधित अनुसंधान करना, उसको खेतों तक पहुंचाना, ये भी होना चाहिए। कॉर्पोरेट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, इन सब का यूज करेंगे। फसलों के पैटर्न को देखेंगे, उसका बीमा करेंगे। अब सवाल उठता है ये सारा चीज तो कर लेंगे, अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स हमारे पास आ गए, तो कहीं ये पूछ सकता है कि इंडियन एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा पॉइंट है जो इकोनॉमिक्स में कहीं भी डाल सकते हैं, समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत के आर्थिक विकास दर, जीडीपी को बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, जो भी। गरीबी के दुष्चक्र, गरीबी का जो साइकिल होता है उस साइकिल को तोड़ने के लिए अच्छा एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है। बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए भी एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी उसका इंपॉर्टेंस है। औद्योगिकरण पे भी बल दिया गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करना या क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना, इन सब में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो उद्योग है उसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति, ये सारा है। अब देखो यहां पे कुछ और पॉइंट्स है, जैसे गरीबी और बेरोजगारी, क्या कारण है दोनों का उठा लीजिए। शिक्षा में कमी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, गरीबी है, गरीब अगर है तो बेरोजगारी समस्या है, उसके कारण गरीब है। बेरोजगार है इसका मतलब गरीब है, इसलिए भी बेरोजगार है। जो बेसिक सुविधा है उसका अभाव है। भ्रष्टाचार, भेदभाव और सामाजिक असमानता, कठोर जलवायु, कुशल श्रमिकों की कमी, ये सब कारण है गरीबी और बेरोजगारी के। अब जब गरीबी और बेरोजगारी इतनी ज्यादा होगी तो क्या क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में बाधा, खराब चिकित्सा सुविधा के कारण जो बच्चों की मौत की रेट है वो ज्यादा हो जाती है। बच्चों का स्कूल में दाखिला कम, यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ होता है। जन्म के वक्त कम वजन, यानी फिजिकल प्रॉब्लम। बेरोजगारी और अत्यधिक गरीबी से घरेलू हिंसा में बढ़ावा मिलती है। आतंकवाद, स्वच्छता, ये सब में दिक्कत आती है। कॉमन पॉइंट है मैं बात जो कर रहा हूं। दूर कैसे करेंगे? लैंड रिफॉर्म करके, स्किल एजुकेशन देके, या और जो मैन फोर्स लेबर है उस पे ध्यान देना है, ना कि कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्री पे ध्यान देना है। बेरोजगारी दूर करना और एजुकेशन तक सबकी पहुंच, तो ये सब कुछ कॉमन पॉइंट है जो आप आराम से इसको देख सकते हो, कर सकते हो। जैसे उसके बाद फिर ज्योग्राफी के अंदर अगर आप देखिए, ज्योग्राफी के अंदर बाढ़ का क्या कारण है? मूसलाधार बारिश, मानसून के समय, मानसून का कम समय में बारिश होना, बादल का फटना, चक्रवात का आना, ये सारा। तो मैं ये बस इतना बता दिया हो तो इससे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप पॉइंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। और मेंस के अंदर भी लगभग हर सब्जेक्ट, लगभग कुछ कॉमन जो चैप्टर्स हैं उसके पॉइंट आप बाहर निकाल के लिखो, नंबर नहीं कटेगा, इवन बढ़ेगा ही। क्योंकि जब याद रहेगा तो जो एक ही तरह के सवाल तो पेपर में नहीं होता, एक दूसरा, एक तीसरा। तो कॉमन अगर कुछ पॉइंट्स आप जमा कर लेंगे तो वहां उसको सीधा आप अप्लाई कर देंगे, तो आपका जो पढ़ाई है या याद करना है वो स्मूथ हो जाएगा। दूसरा, जब भी आप कभी भी पढ़ोगे तो आपके अंदर ये सारे पॉइंट्स रहेंगे तो वहां अप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो ये सारे वो तरीके हैं जिसके कारण बहुत आसानी से आप बहुत प्रेशर में भी एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो मेंस के लिए भी है उपाय, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं है। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं, हम लोग उस पर बात